जिन्नात की बस्ती तहरीर नंबर 1606। जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते दर हकीकत वो जाहिल और कम अक्ल होते हैं और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना अब जरूर दिखाते हैं। उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। जवाल का सफर पर सुकून रहेगा अगर कांटे बिछा कर जाएंगे। वापसी पर खारदार झाड़ियां मिलेगी और वापसी का सफर तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी जिंदगी में बेशुमार वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम बला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिल फरामोश वाकया अब क़ारीन के लिए बयान कर रही हूँ जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाकयात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत तकड़े और लिखने का हक अदा हो जाए। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई उन पर थे। गाँव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफी असर वरसोख था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ राजी थी जो नाना की वफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहिब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर इसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की जमीन में अब सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ने माने अपनी जिद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत को दरवाजा खटखटाया। अपने असर और सूख की बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जमीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बैठा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है, कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा औसत देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस उनकी है जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहिब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करे। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है, कोई गैर मरी मखलूक रहती है। उनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है अपने, अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो गा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिए। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गरज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमा मस्कन है। अपने जो से हमवार करने का मंसूबा बनाया है इसे अपने जहन से निकाल दे। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील है कर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। जमीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था, लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता अपने बाप की तरह। हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब इसने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर ले, उन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहिब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरी मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें आजिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी
نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر قلع بازیں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھیں کہ ہر ذل روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ